जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं MS कुशवाहा लेकर आया हूँ एक खास लेक्चर। मैग्नेटिक साइंस के प्लेटफॉर्म पर एक नया लेक्चर आया है। ये लेक्चर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने बच्चे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के प्रिपरेशन में हैं तो उनके लिए ये 2024 में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन हम देखेंगे, निगमन हम देखेंगे इस वीडियो में। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेशन इस वीडियो में कवर करें और वो ही डेरिवेशन देखेंगे जिनके ज़्यादा चांसेस हैं इस बार 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने के। तो तैयार हैं क्या आप सब? तो चालू करते हैं एक खास वीडियो के साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट। गॉस की प्रमेय, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में देखा जाता है। बट गौर देने वाली बात क्या सर, ये इतना बड़ा तो होता नहीं है, 5 नंबर कैसे रखेगा ये, है ना। तो बेटा गॉस की प्रमेय पूछता है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं। इसके आधार पर या इसकी सहायता से अनंत विस्तार की चादर पर क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें ये पढ़ना होता है, यहाँ पर हमें ये पढ़ना होता है, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय हम देखते हैं और साथ ही साथ इसका अनुप्रयोग देखते हैं, तब ये अच्छा सा डेरिवेशन बनता है और नंबर अच्छे कंडक्ट कराता है आपके लिए, अच्छे नंबर आपको गेन कराता है पेपर में। तो चालू करते हैं। गॉस की प्रमेय है क्या है, ये आप मेरे पहले ही लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं, बहुत पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं ये सब। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाले कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मीन्स मार्कर ले लें और ये गया, ठीक है। यानी कि जो फाई है वो आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाले कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस स्टेटमेंट को आप समझ चुके होंगे। अब मैं इसकी उत्पत्ति करूं तो देखिए, माना कोई गोलीय पृष्ठ जिसकी त्रिज्या r है। मेरे पास एक गोलीय पृष्ठ है, क्या है? गोलीय पृष्ठ, ओके। और इसकी त्रिज्या क्या है बेटा? r है। चलिए इसका केंद्र अच्छे से होना r है। इसके केंद्रों पर एक +q आवेश, जिसके केंद्रों पर एक +q आवेश रखा है। गोलीय पृष्ठ कई छोटे छोटे लघुखंडों से मिलकर बना है, जिसमें प्रत्येक लघुखंड का क्षेत्रफल डेल्टा A है। तो प्रत्येक लघुखंड से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर समझिए, हमारे पास कोई गोलीय पृष्ठ है और इसकी त्रिज्या r है। इसके केंद्रों पर एक +q आवेश रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो गॉसीय पृष्ठ है वो छोटे छोटे लघुखंडों से मिलकर बना है और प्रत्येक लघुखंड का आप क्षेत्रफल मान रहे हैं डेल्टा A। क्या मान रहे हैं? डेल्टा A। ये लघुखंड आपने मान लिया, इसका क्षेत्रफल मान लिया आपने डेल्टा है। और यहाँ पर एक बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई बराबर सिग्मा E डेल्टा A। फाई बराबर E सिग्मा डेल्टा A। यहाँ पर बेटा फाई बराबर E.A वेक्टर के रूप में होता है, तो कॉस का मान 0 लगा देते हैं हम, ठीक है। कॉस का मान मतलब कॉस 0 का मान 1 हो जाता है, तो वहाँ पर ये आता है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सिग्मा डेल्टा A यानी कि इस गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल πr²। क्या होता है गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल? πr²। तो ये यहाँ पुट करेंगे तो फाई बराबर E × 4πr² एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम केंद्र O से r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E बराबर 1/4πε0 Q में r²। एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट टाइम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1st एंड इक्वेशन 2, सॉरी मिसिंग अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इन दोनों से आप देख सकते हैं इस E का मान इसमें पुट कर दीजिए। नाउ फाई
ई की जगह हम रखेंगे 1/4πε0 और क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और इनटू में 4πr², इनटू में 4πr²। अब यहाँ से देखिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल एंड 4 से 4π से 4π कैंसिल, यानी कि 5 बराबर क्या बचा बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही आपकी होती है गॉस की प्रमेय। यही होती है आपकी गॉस की प्रमेय। अब इसका थोड़ा सा एक अनुप्रयोग देखते हैं, ठीक है। मैं इसको तब तक रफ करता हूँ, बने रहें डस्टर। चलिए अब बारी है अनंत विस्तार की एक समान अविसित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम यहाँ पर निकालते हैं, तो इसको जल्दी से फिनिश करते हैं। माना एक अनंत विस्तार की समतल चादर, समतल प्लेट है, ठीक है, चादर बोल लो या प्लेट है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, जिससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इससे आर दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, इस जो हमारी जो प्लेट है, इस प्लेट के दोनों तरफ एक बेलनीय पृष्ठ की कल्पना करनी होगी, जो क्या करेगा, जो चादर है इसको दो बराबर भागों में बांट देगी। यानी कि आवेशित पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ के दो बराबर भागों में बांटा गया है। गॉसीय पृष्ठ को कितने भागों में बांटा गया है, दो बराबर भागों में बांटा गया है। अतः दोनों भागे से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स या जाने वाला, तो वो विद्युत फ्लक्स दो भागों से जा रहे हैं, यानी फाई बराबर ई ए प्लस ई ए, ठीक है, यानी कि फाई बराबर 2EA, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब विद्युत गॉस के प्रमेय से यहाँ पर देखिए, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और पृष्ठीय आवेश घनत्व से क्यू का मान लगाएंगे सिग्मा ए। क्या लगाएंगे, सिग्मा ए, फाई बराबर क्यू की जगह सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है, नॉट। ये आपका समीकरण नंबर सेकेंड, ठीक है। वाई द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से 2EA बराबर हो जाएगा किसके, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ए से ए कैंसिल, यानी कि ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ई का यहाँ से मान अगर मैं ये करूँ कि अगर हमारे पास दो प्लेटें हों या प्लेटें हों, ठीक है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे आप, सर 2 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इनटू में 2, 2 से 2 कैंसिल, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका यहाँ पर ये फिनिश होता है। क्या था कि हमारे पास माने एक अनंत विस्तार की समतल प्लेट है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और इससे आर दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। आवेशित पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ के दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये आवेशित पृष्ठ है, ये गॉसीय पृष्ठ को यानी बेलनाकार पृष्ठ को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई ए प्लस ई ए। अब ई ए और ई ए को यहाँ पर क्या ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 2EA। समीकरण नंबर फर्स्ट गॉस की प्रमेय का यूज करेंगे तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान है सिग्मा ए यहाँ पर करेंगे फाई बराबर सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दोनों समीकरण से 2EA बराबर सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन और 2 का मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ठीक है। ये आपका फिनिश होता है। अब चलते हैं एक और नेक्स्ट तो देखते हैं अब एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है,
ज़्यादातर हर बार मुझे पेपर में ये देखने को मिलता है, तो आपको भी इस बार देखने को ये मिलेगा, इस बार इसके ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट हम चालू करते हैं। इसका डेरिवेशन क्या है। माना किसी क्षण विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P एक समान विद्युत क्षेत्र E के बीच थीटा कोण हो तो वॉल्यूम आघूर्ण बेटा कितना होता है उसका। अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, वो एक समान विद्युत क्षेत्र E है, उसमें कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण थीटा कोण बनाते हुए रखा है, तो उसका वॉल्यूम आघूर्ण लगता है वो क्या होता है, टाउ बराबर PE साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होता है, PE साइन थीटा। ठीक है, अगर हम क्या करें, वॉल्यूम आघूर्ण को अति सूक्ष्म कोण बल युग्म आघूर्ण को अति सूक्ष्म कोण DQ से घुमाने में किया गया कार्य, तो वो क्या हो जाएगा, DW बराबर टाउ डी थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये करेंगे सर कि इसको θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। घुमाने में किया गया कार्य, तो देखते हैं बेटा, यहाँ से कैलकुलेशन ध्यान से रखना। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, W बराबर θ1 θ2 टाउ डी थीटा। टाउ का मान क्या है बेटा, PE साइन थीटा डी थीटा। W बराबर PE बाहर आ जाएगा आपका, और इंटीग्रेशन होगा θ1 से θ2 किसका, साइन थीटा डी थीटा। W बराबर साइन थीटा का बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, और लिमिट क्या लगेंगी, θ1 से θ2। W बराबर PE, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का चिन्ह कॉमन लेके, तो एक बार कॉस θ1 और एक बार कॉस θ2, यानी कि कॉस θ1 और माइनस करता हूँ मैं किसको, कॉस θ2 को। सॉरी, उल्टा हो गया, हालांकि आंसर यही आएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो कॉस θ2 प्लस कॉस θ1, ठीक है, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा है इसलिए यहाँ उल्टा होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, W बराबर PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ओके, इतना हो जाएगा आपको। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। अब यहाँ से अगर मैं ये कहूँ आपसे कि यदि θ1 बराबर 0 डिग्री तथा θ2 बराबर थीटा हो, तो और इसको हम पहले से भी लेके चल सकते थे। कैसे लेके चल सकते थे कि अगर उसे हम 0 से थीटा कोण तक घुमा रहे थे, तो लिमिट हम लगाते 0 से थीटा। ठीक है, तो हम वही लगाने 0 से थीटा लगाते। ठीक है, आप जैसे चाहें वैसे ले सकते। तो यहाँ पर W बराबर PE कॉस θ1 का मान 0 डिग्री माइनस कॉस θ2 का मान थीटा। कॉस 0 का मान क्या होता है भाइयों, PE क्या होता है बच्चा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कॉस 0 का मान हो गया 1, और यही आ गया आपका वर्ग। क्या आ गया, ये वर्ग। अब क्वेश्चन में अगर उसकी विशेष स्थितियों के बारे में वर्णन करने के लिए दे, तो आपको विशेष स्थितियां भी इसकी कर देनी हैं। विशेष स्थितियां, तो वह विशेष स्थितियां क्या करनी है बेटा आपको, विशेष स्थितियां क्या करनी है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यानी कि यहाँ पर कोई काम अगर 0 डिग्री हो, मतलब हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, द्विध्रुव को घुमाने में कुछ काम नहीं हो रहा है, तो आंसर आपका 0 आएगा। तो 1 माइनस कॉस 0 का मान भी 1 हो जाएगा। तो W बराबर PE 1 माइनस 1, यानी कि ये 0, यानी कि W का मान कितना हो जाएगा, 0। सॉरी, डिग्री नहीं लगानी इस पर। W कितना हो गया, 0। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यानी कि इसको लंबवत घुमाने में किया गया कार्य निकालें, तो वो कितना निकलेगा वो देखते हैं। तो W बराबर PE 1 माइनस कॉस 90। कॉस 90 का मान बेटा 0 होता है, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। तो PE मल्टीप्लाई विद 1, यानी कि W बराबर ओनली PE। और ये कौन से में आया बेटा, 90 डिग्री घुमाने में। ये किस में आया है, 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। अब लास्ट और वो इम्पोर्टेंट होता है बेटा, थर्ड नंबर आप यहाँ पर देख लीजिए।
लास्ट है कि थीटा बराबर 180 डिग्री घुमाने पर, ठीक है। अगर हम किसी भी ध्रुव को 180 डिग्री घुमाएंगे तो क्या आएगा, तो वो देखिए वो क्या आएगा, वो आएगा W बराबर PE 1 माइनस कॉस 180, और कॉस 180 का मान होता है बेटा माइनस का 1, एंड माइनस का 1 वो हो जाएगा प्लस का 1, क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो W बराबर कितना हो जाएगा 2PE, कितना हो जाएगा 2PE, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लियर होता है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले आपको ये जरूर लाना चाहिए, किसी भी हालत में आना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए ये जरूर लाना चाहिए अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तब तक, ठीक है। इसके बाद भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीडियो पर बने जरूर रहें। देखते हैं आप, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जब प्लेटों के मध्य एक परावैद्युतांक की पट्टी रखी हो, ये भी बेटा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, माना दो समांतर प्लेट एक्स व वाई है, ये देखिए दो समांतर प्लेटें हैं एक्स व वाई हैं, जिनके बीच की दूरी डी है, इनके बीच की दूरी क्या है बेटा डी है, जिनके बीच का क्षेत्रफल ए है, और इनके बीच का क्षेत्रफल क्या है बेटा ए है, क्या है ए है, ठीक है। इनके मध्य एक के परावैद्युतांक की पट्टी रखी है जिसकी मोटाई टी है, इन दोनों के मध्य एक के परावैद्युतांक की पट्टी रखी है और इसकी मोटाई क्या है बेटा टी, ठीक है। प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश देते हैं, ठीक है, प्लेट एक्स को क्या दे रहे हैं प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो प्लेट वाई को माइनस क्यू आवेश देकर पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। प्लेट एक्स को आप प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, ठीक है, और प्लेट वाई को माइनस क्यू आवेश देकर उसे पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। दोनों प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है बेटा प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है। तो एक हम क्या निकालेंगे, वायु में पृष्ठीय आवेश घनत्व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी हमारी E1 वायु वाली। और दूसरी हम निकालेंगे बेटा परावैद्युतांक माध्यम की, तो वो हो जाएगी E2 बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं विद्युत विभव कैलकुलेट करूँ, क्या करूँ बेटा विद्युत विभव कैलकुलेट करूँ, यानी कि V बराबर V1 प्लस V2, V का मान निकालने के लिए V1 क्या हो जाएगा बेटा E1, और ये वायु की विद्युत क्षेत्र है, वायु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसमें वायु की दूरी लगेगी D माइनस टी, तो वो लगा देंगे D माइनस टी प्लस V2 क्या है बेटा V2 लिखेंगे E2, और इनटू में दूरी क्या है बेटा परावैद्युतांक माध्यम की मोटाई, यानी कि वही दूरी हो जाएगी T। अब इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, इसका मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस E2 का मान सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू में टी। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए आप, अंदर बचेगा D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये बचा है। अब V का मान आपको यहाँ पर मिल गया है। अब यहाँ हम करेंगे विद्युत धारिता की परिभाषा से, विद्युत धारिता की परिभाषा से, तो विद्युत धारिता की परिभाषा होती है C बराबर Q अपॉन V, और यहाँ से Q का मान तो हमें नहीं पता है लेकिन V का मान पता है, क्या है बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई विद D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। अब सिग्मा का मान आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हो या यहाँ रख सकते हो डायरेक्ट, तो सिग्मा का मान रख देंगे तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और इनटू में D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ से धारिता का एक सुंदर सा फॉर्मूला आएगा C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। और ये आपकी धारिता का फॉर्मूला कंप्लीट होता है, ठीक है। क्या किया यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, पहले मैंने एक वायु की वायु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था और एक परावैद्युतांक का निकाला है, दोनों को मैंने V बराबर V1 प्लस V2 दोनों का विभव अलग अलग निकाला है। अब V1 का मान क्या हो जाएगा E1 D माइनस टी और V2 का मान E2 टी क्या है परावैद्युतांक की मोटाई। यहाँ से कैलकुलेशन किया मैंने, इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखें आप, ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। विद्युत धारिता की परिभाषा से मैंने क्या किया C बराबर Q अपॉन V, और V का मान मैंने ये निकाला था, मैंने यहाँ पुट किया। यहाँ से सिग्मा का मान भी आप पहले राइट कर सकते हो या अभी राइट कर सकते हो या यहाँ पर साथ के साथ राइट कर सकते हो। तो Q से Q कैंसिल कर दिया,
ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंचेगा तो सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये यहाँ पर हमारा क्लियर होता है। और ध्यान रखना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। क्या है बेटा ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, आपको इसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है पेपर में। ये 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन आएगा जरूर बेटा, इतना मेरा जरूर मानना है। ठीक है, एक छोटा सा और टॉपिक यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखते हैं हम किरचॉफ के नियम, डायरेक्ट आए किरचॉफ के नियम पर। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ये क्या होता है बेटा? एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है सर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्रथम नियम देखते हैं, सेकंड नियम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन 20 मिनट का ओवर हो गया है। ठीक है, प्रथम नियम क्या है? किसी विद्युत परपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बहुत ही सिंपल लाइन है। क्या है? किसी विद्युत परिपथ में संधि पर जितनी भी धारा मिलेंगी, तो ठीक है, उस पर मिलने वाली जितनी धारा हैं वो कैसी हैं बेटा? उसका योगफल हम कैसा लाएंगे? शून्य लाएंगे, यानी कि सिग्मा आई बराबर शून्य होगा। अब यहाँ पर की पॉइंट हमें ऐसे ध्यान रखने हैं कि चिन्ह प्रपाटी नियम के अनुसार संधि की तरफ आने वाली धारा कैसी होगी बेटा? पॉजिटिव होगी। और संधि से दूर जाने वाली धारा कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, तो हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं एक बार कि ये धारा I1 धारा संधि की तरफ आ रही है, तो ये हम पॉजिटिव लेंगे। I2 भी संधि की तरफ आ रही है, इसे भी हम पॉजिटिव लेंगे। I3 भी संधि की तरफ आ रही है, ये भी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव I3। I4 संधि से दूर जा रही है, तो ये हम नेगेटिव लेंगे, I4। I5 भी नेगेटिव में, तो माइनस I5। और I6 भी दूर जा रही है, माइनस I6। और इन सब का योगफल बेटा कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। यानी कि अब यहाँ से I1 प्लस I2 प्लस I3 ये बराबर हो जाएगा किसके? I4 I5 I6। I4 प्लस I5 प्लस I6, यानी कि संधि की तरफ आने वाली धारा का मान संधि से दूर जाने वाली धारा के मान के बराबर होता है। इस लाइन से हम कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, इस लाइन से हम क्या कह सकते हैं कि संधि की तरफ जितनी भी धारा आ रही हैं वो बराबर किसके? जाने वाली धारा के। ठीक है, जाने वाली धारा के। साइन से समझ जाएंगे। अब कुछ और देखते हैं। इसे संधि का नियम भी कहते हैं। क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ पर जितनी भी धाराएं हैं वो संधि पर आ रही हैं, तो इसलिए संधि के नियम से भी जाना जाता है। यह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। देखिए क्यों? जितनी धारा आ रही है वो कहीं वेस्ट नहीं हो रही है, यानी कि जो आ रही है वो जा रही है, उसके बराबर मान है उसका। तो ये एक आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित नियम है। ठीक है, प्रथम नियम क्लियर क्या है कि संधि की तरफ आने वाली समस्त धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ हेल्प करी होगी। इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ, तो इस वीडियो ने अगर आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प करी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी थोड़ा सा शेयर कर दें, ताकि हम और लोगों को भी हेल्प कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे वादा करता हूँ मैं और डेरिवेशन लेकर आऊँगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम रामबाण साबित होंगे आपके लिए। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन के इस कथा में आज का विराम होता है और हम मिलते हैं अगली कथा के लेक्चर नंबर 2 में। तो मैं MS मिलूँगा आपको लेक्चर नंबर 2 में। धन्यवाद।